नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात और मैं हूं आपके साथ तिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने 10 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के आदेश के बाद हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का ये 8वां सत्र बुलाया गया है। बजट 17 मार्च को पेश होगा, जबकि 26 मार्च को पारित होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करेंगे। ग्राफिक्स के जरिए देखिए सत्र का पूरा शेड्यूल। 10 से 28 मार्च तक बजट सत्र होगा। विधानसभा सचिवालय ने इसको लेकर शेड्यूल जारी किया है। बजट सत्र में कुल 16 बैठकें इस बार प्रस्तावित है। साथ ही बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की कार्रवाई की शुरुआत होगी और 17 मार्च को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर वित्त मंत्री बजट की पेशकश करेंगे। 26 मार्च को सरकार के वर्ष 2025 से 26 के लिए बजट का पारण होगा। 28 मार्च को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होगा। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे बड़ी जानकारी का। इस बीच आ रही बड़ी खबर, महाकुंभ को लेकर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का बयान। बड़ी जानकारी, जयराम ने इंडी गठबंधन पर बयान देते हुए निशाना साधा है। कहा कि सनातन का विरोध इंडी गठबंधन के नेता कर रहे हैं। नेताओं के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण जयराम ठाकुर ने बताया है। पीएम और सीएम योगी आदित्यनाथ को महाकुंभ के सफल आयोजन की पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने बधाई भी दी है। तो हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी जानकारी है, बड़ा बयान दिया है हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने। नेताओं के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इंडी गठबंधन के नेता जो महाकुंभ को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं उसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। निशाना साधते हुए अपने बयान के जरिए पूर्व सीएम जयराम ठाकुर नजर आए। इंडी गठबंधन के नेताओं पर उन्होंने निशाना साधा और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ को महाकुंभ के सफल आयोजन की बधाई दी। पर्व आजकल बहुत उत्साह के साथ चल रहा है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उनके साथ साथ में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूं, जिस प्रकार के आयोजन वहां पर किए गए। और अभी तक जो हमको जानकारी मिली है कि 50 करोड़ से ऊपर लोगों ने वहां स्नान कर लिया है। इंडिया गठबंधन के लगातार विरोध के बावजूद भी महाकुंभ में जिस प्रकार का श्रद्धा का भाव, आस्था का भाव लोगों के दिल और दिमाग में देखने को मिला है, इससे जो लोगों के मन में सनातन के प्रति और श्रद्धा बढ़ी है, आस्था बढ़ी है, सनातन और मजबूत हुआ है। लेकिन अफसोस इस बात को लेकर के है कि इंडिया गठबंधन के नेता, कुछ लोग तो उनमें से चोरी छुपे स्नान करने के लिए गए भी, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कुछ प्रमुख नेता इंडिया गठबंधन के सनातन का विरोध इस कदर कर रहे हैं, ना उनको मालूम पड़ रहा है कि क्या बोल रहे हैं, ना भाषा पर संयम है और ना ही उनके अपने व्यवहार में संयम दिख रहा है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, महाकुंभ के इस आयोजन में जिन लोगों ने भाग लिया है, जहां संख्या बहुत बड़ी मात्रा में वहां पर जाकर स्नान करने के लिए पहुंची, देश के अंदर से, देश के बाहर से लोग आए, ये इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बना पड़ा है। और चलिए रुक करेंगे एक और बड़ी जानकारी का। हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल में देर रात मौसम का मिजाज बदला। ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है। साथ ही किन्नौर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। अटल टनल, कुफरी, नारकंडा में फिसलन बर्फबारी की वजह से बढ़ गई है। हल्की बर्फबारी से यातायात पर भी असर पड़ रहा है। प्रदेश भर में दिन भर बारिश बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसी को लेकर अलर्ट जारी किया है।
निचले इलाकों में बारिश की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई है। तो मौसम को लेकर बड़ा अपडेट। ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी देर रात दर्ज की गई है, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से अब करवट ली है। अटल टनल, कुफरी, नारकंडा में बर्फबारी होने की वजह से फिसलन अब बढ़ गई है और साथ ही में बर्फबारी और बारिश कहीं ना कहीं बागवानों, किसानों के लिए खुशखबरी है। खास तौर पर बात की जाए सेब बागवानों की, तो चिलिंग आवर्स का समय जो है वो सेब बागवानों को बर्फबारी और बारिश की वजह से मिलेगा काफी फायदा। और साथ ही जो पर्यटन कारोबारी हैं उनके चेहरों पर भी इसके कारण मुस्कान आएगी। और रॉबिन शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं और भी ज्यादा जानकारी देंगे। रॉबिन, हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। देर रात कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी, फिलहाल मौसम को लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल पीछा, देखिए देर रात से हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में, खासतौर पर हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और मनाली के जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर देर रात से हल्की हल्की बर्फबारी जो है शुरू हो गई है। और प्रदेश भर के लोग इसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में दिसंबर के बाद से एक ड्राई स्पेल का दौर चल रहा था। पश्चिमी विक्षोभ जरूर सक्रिय हुए, लेकिन उसका असर बेहद कम असरदार रहा है। और ऐसे में जो किसान हैं, बागवान हैं, इसके अलावा जो पर्यटन कारोबारी है, वो लगातार इस बात का इंतजार कर रहे थे कि प्रदेश के इन इलाकों में बारिश बर्फबारी देखने को मिले। अब शिमला के ऊपरी इलाके, मनाली, कुल्लू, तमाम जगहों पर जो है हल्की हल्की जो बर्फबारी है वो शुरू हो गई है। हालांकि शिमला शहर में अभी बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि दोपहर तक यहाँ भी बर्फबारी देखने को मिलेगी। कुफरी, नारकंडा में हालांकि सुबह से हल्की बर्फबारी और देखने को मिली है, और इसका असर जो है अब यातायात पर भी पड़ने लगा है। यहाँ पर फिसलन बढ़ गई है, जो गाड़ियां हैं उनको आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ एक और इस बर्फबारी का जो असर है वो किसानों बागवानों के लिए विशेष रूप से है, क्योंकि किसान बागवान लगातार इस बात का इंतजार कर रहे थे कि बर्फबारी देखने को मिलेगी, चाहे बात चिलिंगार पूरे करने की हो, इसके अलावा जमीन में नमी बनाए रखने की हो। दोनों चीजों के लिए बर्फबारी का बहुत महत्व है और ऐसे में इसका इंतजार किया जा रहा था। हालांकि अभी जो बर्फबारी है वो केवल बहुत ऊपरी इलाकों में है। सेब बेल्ट जो है, खासतौर पर बात करें मंडी की, इसके अलावा शिमला की और किन्नौर की, यहाँ अभी भी बर्फबारी का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि अब जो है धीरे धीरे यहाँ पर बारिश हल्की हल्की होने लगी है, जिससे लोग जो है, यहाँ के किसान है, बागवान है, वो उम्मीद जता रहे हैं कि अब यहाँ पर भी बर्फबारी देखने को मिलेगी। जी, साथ ही साथ दूसरी बात ये भी है कि क्योंकि जब बर्फबारी होती है तो इसका असर जो है यातायात पर सबसे ज्यादा पड़ता है, और इसके अलावा पेयजल व्यवस्थाएं और बिजली जो है वो भी बाधित होती है। और खासतौर पर यातायात के लिए हिमाचल प्रदेश में एकमात्र साधन सड़कें हैं, और सड़कें इस दौरान जो है फिसलन बहुत बढ़ जाती है सड़कों पर, तो ऐसे में मुश्किलें जो है लोगों को आती है। इसको लेकर प्रशासन ने पहले से तैयारियां की हुई है। अधिक पुलिस बल भी इन इलाकों में तैनात किया गया है ताकि वाहनों को निकाला जा सके और जो कोई भी दुर्घटना है इन क्षेत्रों में ना हो। हालांकि इसके अलावा पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले जब तक मौसम खराब है। तो ऐसे में ये पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होने का अनुमान जो मौसम विज्ञान केंद्र ने लगाया था, अब वो यहाँ पर सक्रिय हुआ है और लोग उम्मीद जता रहे हैं कि इससे बारिश और बर्फबारी अच्छी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी, जिससे यहाँ के कारोबार हो, चाहे पर्यटन हो, इसके अलावा चाहे बागवानी हो, दोनों को एक बूस्ट मिलेगा। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन जुड़ने के लिए और अपडेट साझा करने के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि शिमला में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर तीखा हमला बोला। विक्रमादित्य सिंह ने रवनीत सिंह बिट्टू पर तथ्यहीन बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले रवनीत सिंह बिट्टू ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिमाचल सरकार पर केंद्रीय परियोजनाओं में राज्य सरकार का अंशदान न देने का आरोप लगाया था। उन्होंने केंद्र की ओर से प्रदेश को पूरी आर्थिक मदद दिए जाने की बात भी कही थी। इसे प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री ने तथ्यों से परे बताया है। वो केंद्रीय मंत्री हैं, हम उस रूप से भी उनका सम्मान करते हैं, मगर केंद्रीय मंत्री का ये मतलब नहीं है कि वो किसी भी प्रदेश में जाकर भ्रांतियां फैलाना शुरू कर दें, किसी भी राज्य में जाकर जो है वो
तथ्यहीन बयानों को केवल वहाँ पे सनसनी फैलाने के लिए बातें शुरू करते हैं। उन्होंने बात करी कि हिमाचल को 11,806 करोड़ रुपए जो है वो अतिरिक्त बजट हिमाचल को दिया गया है। मैं इसमें कहना चाहूँगा कि अभी तक रेल मंत्रालय द्वारा अपनी वेबसाइट पर जो पिंक बुक है, जिसमें ये बजटरी एलोकेशंस का जिक्र किया जाता है, पिंक बुक, जिसमें कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान रेल लाइनों के लिए किए जाने वाले निर्माण की सूची दी गई होती है, वहाँ पर अभी तक इस 11,000 करोड़ के 11,806 करोड़ का कोई भी जिक्र उसके ऊपर नहीं है। दूसरी बात जो है, पूर्व में भी भानुपुली रेलवे लाइन के लिए 2021-22 में 1,289 करोड़ रुपए के बजट के बारे में बात की गई थी। 2022-23 में 1,289 करोड़ रुपए के बात की गई थी और 2023-24 में 1,289 करोड़ की बात की गई थी, जिसको हम कैपिटल आउटले कहते हैं। और उस जो क्यूमुलेटिव कैपिटल आउटले है, जो 3 सालों का मैं गिना रहा हूँ, ये 3,867 करोड़ है। और जो असली में खर्चा हुआ कैपिटल आउटले बजट में दिखाया जाता है, मगर ज़रूरी नहीं है कि वो पैसा पूरे रूप से एलोकेट किया जाए और उसका खर्चा हो। ये तो है जो दिखाया गया। और इसी वित्तीय वर्षों में, 3 वित्तीय वर्षों में जो असली खर्चा हुआ है वो 1,991 करोड़ 1,991 करोड़ जो है 3,867 करोड़ के जो है अगेंस्ट ये खर्चा हुआ है। तो अपनी बात जो उन्होंने अपने वित्तीय बजटों में समय समय पर कही है, उसके विपरीत ही उससे हाफ पैसा भी जो है वो हिमाचल प्रदेश में कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश के देहरा के पूर्व विधायक होशियार सिंह ठाकुर ने जहां शक्तिपीठ श्री नैना देवी के दर्शन पूजन अर्चना की, तो वहीं पर पूर्व विधायक ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार की वित्तीय स्थिति काफी खराब चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम की पत्नी चुनाव तो जीत गई, परंतु अब देहरा की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। और वहीं आपको बता दें कि साल 2024 के सितंबर महीने में गरमाया संजौली मस्जिद मामला एक बार फिर तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। सिविल सोसाइटी संजौली ने नगर निगम शिमला आयुक्त से मुलाकात की। संजौली सिविल सोसाइटी की मांग है कि नगर निगम शिमला आयुक्त अदालत की ओर से जारी फैसले पर अमल करे। अक्टूबर महीने में मस्जिद के 2 अवैध फ्लोर्स को हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन अब 4 महीने का वक्त बीत चुका है और मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो वहीं नगर निगम शिमला की ओर से कार्रवाई न करने की स्थिति में संजौली सिविल सोसाइटी और देवभूमि संघर्ष समिति ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। हम स्थानीय नागरिक है संजौली के। आज हम यहाँ नगर निगम शिमला आयुक्त को एक स्मरण पत्र देने के लिए आए हैं। अक्टूबर माह में नगर निगम के न्यायालय ने संजौली की जो विवादित मस्जिद थी उसे गिराने को लेकर जो आदेश दिया, मस्जिद कमेटी को 2 माह का समय दिया गया था उस अवैध निर्माण को गिराने के लिए, परंतु आज 4 महीने पूरे होने को आए, यथावत स्थिति है। मात्र 10 से 15% जो है निर्माण कार्य वो डेमोलिश किया गया है, जबकि नगर निगम आयुक्त के जो कोर्ट का डिसीजन था उसमें यह कहा गया था कि अगर मस्जिद कमेटी इस अवैध निर्माण को नहीं गिराती है तो नगर निगम शिमला स्वयं इस निर्माण को गिराएगा और उसमें जो खर्चा आएगा उसकी वसूली मस्जिद कमेटी से की जाएगी। परंतु जो ये प्रशासन इस प्रकार से ढुलमुल रवैया अपना रहा है, हमें ये लगता है कि स्थानीय जनता और सनातन समाज की पेशेंस को चेक करने का एक प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से उस वक्त संजौली में जो आंदोलन हुआ, विभिन्न बातें, विभिन्न कमिटमेंट्स की गई, स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को लेकर भी कमिटमेंट की गई, वो भी आज तक नहीं आई है।
और दूसरी तरफ बार बार हम अवैध डेमोग्राफी का इशू बार बार उठाते रहे कि अवैध तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रही है। जो एक सरकार द्वारा ही दिया गया आंकड़ा है, जिला पुलिस प्रशासन द्वारा दिया गया आंकड़ा है कि पिछले 2 वर्षों में 13,746 लोगों का पंजीकरण हुआ है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, और उसमें से मात्र 457 लोगों का ही वेरिफिकेशन हुआ है। और अगली खबर बद्दी से है, जहां पर आग लगने की घटना पेश आई है। मोरपेन रोड पर रत्ता नदी किनारे अकावली गांव में आग से करीब 15 झुग्गियां जलकर राख हो गई। आग में 2 बच्चियों के झुलसने की भी सूचना मिली है, जिनको उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। तो वहीं पुलिस ने मामले में एक युवक को हिरासत में लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि आरोप है कि ये आग कुछ युवकों ने लगाई है। लोगों ने इनमें एक युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया है। आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग से करीब 2 लाख का नुकसान हुआ है। आग लगा के गया, हाँ पता है। एक का है अभिषेक और पवन और सबको वहाँ जब बंदे को पकड़ने गया तो वहाँ रीना ने सबको बचाया। यहाँ पे लड़के लोग 5 बजे ड्यूटी से आया, लड़का लोग रास्ते में इन लोग का घेर रखा था, बोला था गंदा गंदा गाली दे रहा था, बोला तुम लोग रास्ते में पीटेंगे, ये करेंगे, घर से खींच के ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। वहाँ से आया रात में 8-10 बजे, यहाँ पे खाया पिया दारू शराब सारे ने सारे। फिर यहाँ पे दारू शराब पीने के बाद हम लोग खाना वाना खा के तो सो गए। हम लोग को पता नहीं चला कि जुग में आग लगा देंगे। फिर हम लोग सो गए। सोने के बाद 10:30 बजे 10 साढ़े 10 बजे आग लगाया। अब हम लोग उस आग के चक्कर में उनको ढूंढे कि हम लोग आग बच्चा के बचाएं। अगर कोई प्रशासन आता है यहाँ पे, पुलिस वाले चाहे कौन वाले, चोरी चमारी के चक्कर में चाहे दारू के चक्कर में, उन लोग को अपना आता है, अपना उधर उधर के काम कर लेता है, 1000-2000 लेके चला जाता है। कोई चोरी चमारी वाला को, कोई जुग्गी वाला को सब। और उधर आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने मंडी में सक्रिय विभिन्न माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए डीसी अपूर्व देवगन ने मंडी जिला वासियों से सहयोग की अपील की है। नार्को समन्वय केंद्र और नशा मुक्त भारत अभियान की बैठक के दौरान जीरो टॉलरेंस नीति को सफल बनाने के लिए चर्चा की गई। ये बैठक उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में पुलिस लाइन मंडी के सभागार में संपन्न हुई। इस बैठक में जिले के एसडीएम समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। और साथ ही आपको बता दें कि नेशनल हेल्थ मिशन में महिला आउटसोर्स कर्मचारियों की प्रतिनिधि स्वास्थ्य विभाग के एमडी से मिलने शिमला पहुंची। एनएचएम में आउटसोर्स पर काम कर रही इन 125 महिला कर्मियों का कहना है कि पिछले 10 सालों में सरकार ने न तो उनके लिए कोई नीति बनाई है और न ही वेतन पर नियमित इंक्रीमेंट दिया है। ऐसे में अब एनएचएम आउटसोर्स कर्मियों की सरकार से मांग है कि कर्मचारियों को नियमित इंक्रीमेंट दिया जाए और उनके वेतन में इजाफा भी किया जाए। एनएचएम आउटसोर्स कर्मियों ने मांग न मानने पर सरकार के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाने और हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी है। वो उसकी सैलरी भी 22,000 है, 16 to 22,000, और हम अभी तक 14,000 सैलरी हमें पूरी नहीं मिल रही है। तो बस मेन हमारी सैलरी से रिलेटेड डिमांड है। अगर हमारी डिमांड नहीं पूरी की गई तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम या तो स्ट्राइक करेंगे या तो फिर हम कोर्ट जाएंगे। हम नहीं चाहते कि हम आगे कोर्ट जाएं या स्ट्राइक करें। अगर हमारी नमस्कार जी, मेरा नाम अंजना है, मैं सुंदरनगर से हूँ। हमें 2015 में एनएचएम के अंडर एचएलएल के थ्रू रखा गया था। हमारी मेन मांग यही है कि हम लोगों की सैलरी बढ़ाई जाए, क्योंकि हम लोग कई बार सीएम जी से भी मिले हैं और एमडी मैम से भी मिले हैं, एमडी सर से भी मिले हैं। 2015 से हम लोग मिलते आ रहे हैं। हमारी मेन मांग ये है कि हम लोगों के लिए पॉलिसी बनाई जाए। शुरू में तो उन्होंने मना कर दिया कि आप लोग आउटसोर्स रखें, आप लोगों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बन सकती। तो हम लोग सिर्फ ये इतना चाहते हैं कि एटलीस्ट पॉलिसी नहीं बन सकती, जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ है उनके बराबर सैलरी तो दे दें हमें, या जो मतलब इंक्रीमेंट जो हमें दे रहे हैं वो कंटिन्यू मिलती रहे हमें। शुरू में 2015 में हम लोगों की सैलरी थी 12,460 रुपये। तो अब देखो 10 साल हो गए हैं, 10 सालों में इन्होंने हमारी सैलरी 1,480 रुपये बढ़ाई है। मतलब और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।